मोलालिटी किसको बोलते हैं? तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी किसको बोलते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute per 100 gram of the solvent, per 100 gram of the solvent it's called molality, it's called molality। तो इसकी फॉर्मूला पहले तो अगर मैंने कोई सिंबल दे दिया 0.2 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन, दो तरीके, अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई 0.2 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन बना दो तो क्या करोगे? 0.2 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन बना दो तो आप क्या करोगे? तो करना इसमें कुछ होता नहीं है ज्यादा, 0.2 मोल ग्लूकोज ले लो और इसको 1000 ग्राम सॉल्वेंट, मोस्टली वाटर लेते हैं तो वाटर में डिजोल्व कर दो, तो इट इज 0.2 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन हो जाता है। अ सॉल्यूशन obtained by dissolving 0.2 mole of glucose, solution obtained by dissolving 0.2 mole of glucose in 1000 ग्राम वाटर। हुआ क्या मीनिंग? 0.2 मोल ग्लूकोज इन 1000 मतलब 1 kg 1000 ग्राम वाटर, जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? 0.2 मोलल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे 0.2 मोलल सॉल्यूशन। मोलालिटी ढूंढनी है तो कैसे ढूंढो? तो मोलालिटी एम is equal to 1000 into W upon molar mass of solute into W0। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला में क्या है? तो W is equal to mass of अथवा तो वेट ऑफ सॉल्यूट, अगर ऊपर की बात कर रहे तो जो कम है वो सॉल्यूट है, W0 वेट अथवा तो मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन में ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, इधर एक केस में मास ऑफ वाटर। अगर मैं इसको, आप जानते हो मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास इज अ मोल, तो मैं यहाँ पे मोल लिख सकता हूं। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल मतलब स्मॉल एन, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल। और AW0 अगर मुझे ऊपर 1000 नहीं लिखना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये आपको मोल पर केजी भी मिल जाएगा। तो इसका यूनिट ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट क्या है? यूनिट मोलालिटी, इसका यूनिट क्या मिलेगा? तो मोल पर केजी, मोल पर केजी, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी। मोलालिटी का यूनिट आपको क्या मिलेगा? मोल पर केजी, इसको क्या बोलेंगे? मोलालिटी। अब ये मोलालिटी अलग अलग यूनिट के साथ रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे मुझे मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। तो ये दोनों के बीच में से
मुझे रिलेशन चाहिए तो फॉर्मूला है डेंसिटी डी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलालिटी प्लस 1 अपॉन मोलालिटी, क्या लेना है आपको, 1 अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो दिस इज फॉर्मूला relation between molality and molarity. Here D is equal to density. D को क्या बोलेंगे, डेंसिटी, M मोलारिटी, स्मॉल m मोलालिटी, मोलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो ये आपको रिलेशन मिल जाएगा मोलालिटी और मोलारिटी के बीच का. अब रिलेशन बिटवीन molality and mole fraction of solute. यहाँ पे XB is a mole fraction of solute. ये फॉर्मूला मुझे लिखनी है. न्यूमेरिकल में आपको बहुत काम आने वाली है, MCQ में भी बहुत काम आने वाली है. तो मैं लिख सकता हूँ XB इज इक्वल टू, XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ, जनरल सॉल्वेंट ए कंपोनेंट लेते, अपॉन 1000 प्लस, नीचे 1000 लिखो और ऊपर जो ही लिखा है वो रिपीट कर दो, 1000 प्लस मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ए. तो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन XB, इसको सिंबल में लिख सकते, XB इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन 1000 प्लस मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलर मास ऑफ ए. हियर A is a solvent and B is equal to solute. ये क्या लेना है, सॉल्वेंट, और बी को क्या लेना है, सॉल्यूट. मतलब ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो आपको साथ में वो राइट डाउन भी करना है, लिखना भी है. नहीं तो अगर MCQ में JEE नीट या तो स्टेट बोर्ड की कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिलेशन एक के दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट के साथ के रिलेशन आपको आते तो उसके आंसर आपको इजीली मिल जाते. और ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो आपको मजा आनी चाहिए, भाई चलो मुझे आंसर आ गया, और जैसे आंसर आ जाता है तो हमारा स्पिरिट बढ़ जाता है. पर इसके लिए जरूरी है कि आपको फॉर्मूला आनी ही चाहिए, फॉर्मूला आपको लर्न करनी है. समझ में ना आए तो कैसे आई वो समझो, बार बार देखो, याद रखो. फॉर्मूला आती है तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा. और नेक्स्ट है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन. अभी हमने क्या देखा, मोल फ्रैक्शन ढूंढा, अब मुझे मोलालिटी ढूंढनी है मोल फ्रैक्शन पर से. तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 इंटू XB, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, प्लस
सॉरी अपॉन नीचे खाली XA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ A. Here M is equal to molality, XB mole fraction of solute, XB mole fraction of solute, XA is equal to mole fraction of solvent और मोलर मास ऑफ A इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ध्यान रखना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। अगर ये रिलेशन आपको आ जाता है तो आप मोलालिटी डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको बोलते हैं? तो शॉर्ट में तो ये बोल सकते हैं कि वेट ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलेंगे? वेट ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन ढूंढा कैसे जाता है? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन ले लो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लो। वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। और मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी पर से मोलालिटी ढूंढनी है, तो मोलालिटी क्या करना है? मोलालिटी, तो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी, मोलारिटी भी साथ में आ जाएगी 1000 इंटू डिवाइडेड बाय, एक तो मोलारिटी और मोलालिटी का रिलेशन, पर आपको जब स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो तब आपको ये लिखना है मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी और नीचे 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर से बोल रहा हूं, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो तो आपको मोलालिटी ढूंढना है, तो 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला से आपको मोलालिटी मिल जाएगी, अब रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, एक्चुअली मोलारिटी में चलाना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सॉल्यूट, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसका रिलेशन क्या आएगा? तो XB is equal to molarity into molar mass of A, molar mass है मतलब
सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलारिटी अपॉन, अब ऐसे लिख रहा हूं, मोलर मास ऑफ ए माइनस मोलर मास ऑफ बी, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000 इंटू डेंसिटी, प्लस 1000 इंटू डेंसिटी। तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। फिर से बोल रहा हूं, ये क्या है, तो मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट इंटू मोलारिटी ब्रैकेट में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000 इंटू डेंसिटी। अब मुझे मोलारिटी ढूंढनी है, यही फॉर्मूला है, खाली लिखने के स्टाइल अलग है। तो 1000 इंटू डेंसिटी इंटू एक्स बी, 1000 इंटू डेंसिटी इंटू एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नीचे एक्स ए एम ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस एक्स बी इंटू एम बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको मोलारिटी मिल जाएगी। ये दोनों सेम है, एक में से दूसरे में कन्वर्जन किया हुआ है, तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो। हेलो, अब कंसंट्रेशन का दूसरा यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन, इज डिनोटेड बाय ppm। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को मुझे मेजर करना है तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है बहुत कम है, तो ऐसे बहुत कम अमाउंट हो सब्सटेंस का कंपैरेटिवली सॉल्वेंट, तो इसको हम पार्ट्स पर मिलियन, कभी कभी ppb पार्ट्स पर बिलियन में भी मेजर किया जाता है। अभी हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, number of parts of solute ppm, number of parts of solute, number of parts of solute per million parts of solution, per million parts of solution मतलब total number of parts of solution per million. So number of parts of solute upon total number of parts of solution into 10⁶, इसको बोलेंगे ppm, parts per million। इन शॉर्ट ppm। अब इसको तीन तरीके से, जैसे हमने परसेंटेज में लिया था, तीन तरीके से पार्ट्स पर मिलियन को बता सकते। एक है पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू मास ppm, ppm बाय मास टू मास। जनरल मास टू मास का यूज ज्यादा होता है, ppm बाय मास टू मास, तो ppm ऑफ सॉल्यूशन। चलो ओके, तो ppm ऑफ सॉल्यूशन, ppm तो इसके फॉर्मूला में ऐसे लिख सकता हूं, W अपॉन W प्लस W0 इंटू 10⁶। तो आप यहाँ पे जानते हो W, तो मास ऑफ सॉल्यूट, W मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ppm
बाय मास टू मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इंटू 10⁶, तब जाके मुझे ppm मिल जाएगा। एक और चीज यहाँ पे देखो, ये 10⁶ है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, W प्लस W0 इंटू 10⁻² इंटू 10⁴, तो दिस इज परसेंटेज weight to weight इंटू 10⁴, देन वी हैव ppm, तब जाके हमें डायरेक्टली ppm मिल जाएंगे। तो परसेंटेज वेट टू वेट दिया हो तो हम ऐसे ppm ढूंढ सकते हैं। सेकंड, तो ppm बाय वॉल्यूम टू वॉल्यूम, दूसरा क्या है ppm बाय वॉल्यूम टू वॉल्यूम, तो और कुछ लेना नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट है, तो आपको क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूनिट, तो दोनों के यूनिट ml में ले लेने, तो ppm ऑफ सॉल्यूशन ppm बाय वॉल्यूम टू वॉल्यूम, तो ppm इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶, तब जाके मुझे ppm वॉल्यूम टू वॉल्यूम मिल जाएगा। नाउ ppm बाय मास टू वॉल्यूम, ppm बाय मास टू वॉल्यूम, तो इसमें ऊपर मास रहेगा और नीचे वॉल्यूम रहेगा। ओके, ppm बाय मास टू वॉल्यूम, तो हम क्या लिखेंगे, ppm बाय मास टू वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट, ए मास kg में लेना है आप, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ए वॉल्यूम लीटर में लेना है, तो 10⁶ आ जाएगा, 10⁶ इंटू 10⁶। अब मास ऑफ सॉल्यूट एक ग्राम में ले लो और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले लो, तभी भी ऊपर 10⁶ आएगा। अब ग्राम का आप माइक्रोग्राम में, ऐसा यूनिट भी मैं लिख रहा हूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिल जाती है, यूनिट, तो माइक्रोग्राम अपॉन ml, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस इन माइक्रोग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ले सकते हो। इसी को ही इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर, तो ये इसके दो यूनिट आपको मिल जाएंगे, तो पार्ट्स पर मिलियन ppm। स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट। हेलो फ्रेंड्स, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके काफी सारे यूनिट आपने देख लिए, समझ भी लिए, फॉर्मूलाज आपको लर्न करनी है, आई थिंक कर भी लेंगे आप। अब क्वेश्चन जो है वो मैं जा रहा हूँ इक्विवेलेंट मास चलाने के लिए। अब इक्विवेलेंट मास की यहाँ पे जरूरत क्या है, तो देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास जनरली नॉर्मालिटी यूनिट में आता है। नॉर्मालिटी जो एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th दोनों में नहीं है, पर जैसा ट्राइट्रेशन आ रहे लेबोरेटरी में, तब जाके आपको इक्विवेलेंट मास
की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में भी जानना जरूरी है। तो JEE और नीट और इसी में उसके रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मलिटी से भी इम्पोर्टेंट है कि इक्विवेलेंट मास आपको जानना है। और इक्विवेलेंट मास काफी सारे अलग अलग तरीके से काउंट किए जाते हैं, तो उसके फॉर्मूला भी है, तो ये फॉर्मूला की भी हम बात कर लेंगे आज। तो इक्विवेलेंट मास किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास चलो इक्विवेलेंट मास किसको बोलेंगे? तो मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूं, एक तो HCl रिएक्ट विथ NaOH, तो ये बनेगा NaCl प्लस H2। दूसरा रिएक्शन एसिड चेंज कर रहा हूं H2SO4 विच इज रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ NaOH। अब आपको रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री आ गई है। देन इज कन्वर्ट इनटू Na2SO4 प्लस 2 मोल ऑफ H2। तो ये 1 मोल है तो 36.5 ग्राम और इसका मोलर मास है 40 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल्स इक्विवेलेंट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl है, मतलब ये जब 40 ग्राम यूज हो जाएगा तब 36.5 ग्राम, तब 36.5 ग्राम HCl यूज हो जाएगा। तो ये मास HCl का किसके इक्विवेलेंट है? 40 ग्राम के, मतलब दोनों जैसे पंजा लड़ा रहे तो दोनों के इक्वल स्टेमिना, तो इक्वालिटी इतनी हो जाएगी। पर एक केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट ये 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे, तो इसके एक मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट इसका कितना मास यूज हो रहा है अगर ये हम ढूंढ ले तो दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू NaOH। NaOH के इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना यूज होगा? NaOH बोला मतलब 1 मोल NaOH, NaOH के इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड के मास कितने होंगे? तो ये 2 मोल नहीं लेना है, हमें 1 मोल के अगेंस्ट इसके मास काउंट करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो ये जनरली 98 ग्राम हो जाता है, 2 इंटू 40 ग्राम हो जाता है। तो हमें काउंट क्या करना है? 40 ग्राम के अगेंस्ट कितने होंगे? तो अलग अलग मेथड है, पर इससे 2 से डिवाइड कर दूं तो 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू 40 ग्राम of NaOH, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 49 इंस्टेड ऑफ 98। 98 की जगह कितना है? 49 है। तो ऐसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे ढूंढेंगे? तो आपको क्या करना है? उसका एटॉमिक, एलिमेंट है तो एटम होते हैं, एटम का एटॉमिक मास ले लो, अपन वैलेंसी ले लो, देन इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी, अब जो नीचे लिखा है हम n फैक्टर बोलेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2। फिर मैं ले रहा हूं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n इज इक्वल टू 2। तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम अपॉन 2, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, तो इक्विवेलेंट मास of magnesium is equal to 24 divided by 2. एटॉमिक मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, इसका एटॉमिक मास है 27 डिवाइडेड बाय 3, देन इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 9। तो ऐसे आप कोई भी एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट मास ढूंढ सकते हो। सेकंड है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड
मतलब यहाँ मैंने एसिड बेस का रिएक्शन लिखा हुआ है, ये एसिड और बेस। तो एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे ढूंढना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अथवा तो मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन एसिड होता है तो उसको बेसिसिटी होती है, अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी ढूंढ लो। अब एसिड की बेसिसिटी कैसे ढूंढेंगे, तो बेसिकली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मोल्स ऑफ H प्लस आयन फर्निश्ड, ये क्या है बेसिकली, तो इसको हम N बोलेंगे बेसिसिटी। N इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H प्लस आयन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन फर्निश्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो भी H प्लस आयन रेडी है रिमूव होने के लिए, और रिमूव हो जाते क्योंकि रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे H प्लस एक ही दो रिलीज हो रहे, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 2 है। यहाँ पे H प्लस आयन एक ही जा रहा है तो इसकी बेसिसिटी 1 है। तो ऐसे में एग्जांपल ले सकता हूँ, N फैक्टर HCl, HCl में N इज इक्वल टू 1 है। H2SO4, तो H2SO4 में ड्यूरिंग द रिएक्शन H 2 रिमूव हो रहे तो बेसिसिटी इसकी 2 है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी बेसिसिटी 3 है, पर विच इज डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होता है तब ये कितने H रिलीज कर रहा है वो उसकी बेसिसिटी है। H3PO3, तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब बेसिसिटी 3 नहीं होता है, यहाँ पे उसकी 2 है क्योंकि ये 2 ही H रिलीज करा है, विच इज डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। जो P ब्लॉक एलिमेंट्स 12th में आएगा उसमें उसके स्ट्रक्चर आएंगे। H3PO2, ये 3 है H पर ये 1 है। मैं बोल रहा हूँ कि इट इज डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। जैसे में H3PO4 उसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, H3PO4 का NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ और ये खाली NaH2PO4 बन जाए, NaH2PO4 बन जाए और खाली 1 मोल H2O बने, तो एक ही H इसने रिलीज किया, H3PO4 ने एक ही H रिलीज किया। तो ये केस में तो बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, एक केस में N इज इक्वल टू 1 हो जाता है, एक केस में N इज इक्वल टू 1 हो जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्शन। नाउ equivalent mass of base is equal to molecular mass of base upon acidity of base. Equivalent mass of base is equal to molecular mass of base upon acidity of base। मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज, इट्स कॉल्ड इज एसिडिटी। रिएक्शन के दौरान जितने OH माइनस रिमूव हो रहे, रिलीज हो रहे, वो बेस की एसिडिटी है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं मोल्स ऑफ OH माइनस आयन फर्निश्ड, तो इसी को हम N बोलेंगे और N इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस अथवा तो मोल्स ऑफ OH माइनस आयन्स फर्निश्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं NaOH बेस है, इसमें एक ही OH रिएक्शन के दौरान जाने वाला है, तो इसमें मोस्टली OH जितने होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। MgOH2 ये भी बेस है, उसमें भी N इज इक्वल टू 2 OH ड्यूरिंग द प्रोसेस जा रहे। एल्यूमिनियम AlOH3, तो N इज इक्वल टू 3। मोस्टली विच इज डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। एल्यूमिनियम में हम रिएक्शन लिखे तो
sorry, AlOH3 then is convert into water में डाल दो Al plus 3OH माइनस, तो N is equal to 3। सभी में ऐसा हो सकता है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट तो इज इक्वल टू, सॉल्ट किसको बोलेंगे, तो जनरली जो मेटल आयन है वो नॉन मेटल आयन के साथ कंबाइंड हो गए तो उसको सॉल्ट हम बोलेंगे। तो यहाँ पे NaCl, तो Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है, Na2CO3, तो इस सबकी मुझे बेसिसिटी ढूंढनी है। वो MCQ में बार बार पूछा हुआ है, स्टेट बोर्ड में, NCERT में, CBSE में भी पूछा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सॉल्ट की बेसिसिटी खास, ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन इन सॉल्ट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन, अब सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, उसका टोटल चार्ज ही है नहीं, पर लिख सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन इन सॉल्ट। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन इन सॉल्ट, जैसे एन फैक्टर इसको बोलते हैं, नीचे जो भी लिखते हैं उसको एन फैक्टर बोलते हैं। एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कैटायन, शॉर्ट में लिखना है तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। अब ये ढूंढना है तो नंबर ऑफ मेटल्स आयन, नंबर ऑफ मेटल एलिमेंट इनटू कितने मेटल के एलिमेंट, एटम है, एलिमेंट की जगह नंबर ऑफ मेटल एटम्स इन सॉल्ट, नंबर ऑफ मेटल्स एटम्स इनटू चार्ज, तो आपको टोटल चार्ज ऑन कैटायन मिल जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल ले सकते, चलो एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहे हैं NaCl। NaCl का आयोनाइजेशन करो तो Na प्लस Cl माइनस, मतलब n फैक्टर, तो नंबर ऑफ मेटल एलिमेंट इज 1, द चार्ज इज 1, तो n फैक्टर इज 2। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, इसका मोलर मास है, इज इक्वल टू 58.5। तो इक्विवेलेंट मास, तो क्या करना पड़ेगा, 58.5 अपॉन n फैक्टर इज 2, सॉरी 1, n फैक्टर इज 1, तो इक्विवेलेंट मास ऑल्सो 58.5। तो ये ध्यान रखना है। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल रहा हूँ Na2CO3, 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 चलो n फैक्टर, तो देयर इज 2Na एंड चार्ज इज 1, देन n फैक्टर इज 2। चलो मैंने 2 कैसे डिसाइड कर दिया, तो इसका आयोनाइजेशन करो तो 2Na प्लस, अब आयोनाइजेशन आना चाहिए, तो ये 2 नंबर ऑफ मेटल एलिमेंट्स है, 2 इज अ नंबर ऑफ मेटल एलिमेंट्स एंड 1 दिस इज द चार्ज ऑन मेटल एलिमेंट्स, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, दिस इज n फैक्टर, तो इसका मोलर मास सॉरी डायरेक्ट लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास divided by n factor, equivalent mass is equal to molar mass divided by n factor। Na2CO3, molar mass of Na2CO3 is 106 divided by 2 is 53 आएगा, और 53 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास।
है नहीं लिखना। इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 इज 53। एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, थर्ड Al2SO4 थ्राइस, इसका आयोनाइजेशन करो तो 2Al प्लस 3 प्लस SO4-2। चलो एन फैक्टर क्या मिलेगा, अब आपको समझ में आ गया। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 इंटू टोटल चार्ज 3, दैट इज 6। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो टोटल उसका जो मास है 342 molecular mass is divided by 6, is divided by 6, then 57 gram equivalent mass, 57 gram equivalent mass of aluminum sulfate, it's called gram equivalent mass of aluminum sulfate। okay, अब मुझे एलम का इक्विवेलेंट मास ढूंढना है। फॉर्मूला में लिख रहा हूं K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2। अब इसका मुझे इक्विवेलेंट मास ढूंढना है, तो कैसे ढूंढूंगा? तो फॉर्मूला इसकी है कि टोटल, आपको क्या करना है भाई, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन ढूंढ लो। is the equivalent mass of salt, equivalent mass of salt। अब इसमें कैटायन का टोटल चार्ज ढूंढना है, तो एक तो ये कैटायन है और दूसरा ये है। there is number of 2 elements into 1 charge, is the number of 2 elements into 3 charge। तो आपका 2 + 6, तो आंसर आएगा 8। तो इक्विवेलेंट मास of this salt is equal to molar mass divided by 8। तो आपको इसका इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। केमिकल रिएक्शन आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका इक्विवेलेंट मास ढूंढना है, तो मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या है, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो आप ढूंढ लो, तो इसको एन फैक्टर बोलेंगे। अथवा तो टोटल चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर। 12th वालों को समझ में आ जाएगा, 11th वालों को रेडॉक्स आता है तभी समझ में आएगा। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इट्स कॉल्ड ये एन फैक्टर है। ये क्या है, एन फैक्टर है। जैसे मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, KMnO4 का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड 5H2O2। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो K2SO4 MnSO4, K2SO4 प्लस MnSO4
प्लस 2 प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस 5CO2। 12th में ट्राइट्रेशन का रिएक्शन है, ऐसा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं देते, इसकी जगह ऑक्जेलिक एसिड भी दिया जाता है अथवा तो फेरस सल्फेट भी दिया जाता है, वो भी आएगा। तो यहाँ पे देखो आप KMnO4 का यहाँ पे टोटल चार्ज देख लो, देयर इज अ +7, और यहाँ पे MnSO4 में उसका चार्ज देख लो +2। तो ये +7 में से चार्ज चेंज हो गया +2 हो गया, तो देयर इज 5 का डिफरेंट है। कितने नंबर का डिफरेंट है? 5 का डिफरेंट। तो इट्स कॉल्ड N ऑफ KMnO4 इज अ 5। KMnO4 का N कितना? N फैक्टर 5 है। KMnO4 का N फैक्टर 5 है। मतलब जब एसिडिक मीडियम हो, ये मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम। तब आपको KMnO4 के लिए N5 लेना है, मतलब उसके मोलर मास को 5 से डिवाइड कर दो, तब जाके आपको इसका इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। बेसिक मीडियम में KMnO4 का रिएक्शन करवाओ एमोनिया के साथ, KMnO4 का एमोनिया के साथ रिएक्ट करवाओ तो MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा? MnO2 KOH H2O N2। रिएक्शन को बैलेंस करो, ऐसे मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूं, 2 2 AB2 AB2 और H2OB2। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज देख लो, तो इसका टोटल चार्ज है प्लस, देखो हमें 1 मॉलिक्यूल्स का देखना है, 2 का नहीं देखना है, और इसका टोटल चार्ज है +4। तो जब KMnO4 बेसिक मीडियम में हो, KMnO4 बेसिक मीडियम में हो, तो आपको N इज इक्वल टू कितना डिफरेंट है? +7 to +4 चेंज आ रहा है 3, तो N इज इक्वल टू 3 लेना है। तो केमिकल रिएक्शन में जब ट्राइट्रेशन आते, KMnO4 के 12th के प्रैक्टिकल में ट्राइट्रेशन है, तो उसमें आपको ये इक्विवेलेंट मास की जरूरत पड़ेगी, अथवा तो इसके रिएक्शन जिसके फॉर्मूला में इसके बाद भी आपको करवा रहा हूं। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, equivalent mass of reducing agent। तो यहां पे मोलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन सेम वे N फैक्टर लेना है, तो N इज इक्वल टू, N क्या ले लोगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इट्स कॉल्ड N फैक्टर। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो देखना है। जैसे मैं FeSO4 ले लूं और उसका रिएक्शन करवाओ, और FeSO4 में से Fe2SO4 थ्राइस बन रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अथवा तो चार्ज +2 है, इसका चार्ज कितना है? +3 है, इसका चार्ज कितना है? +3 है। तो यहाँ पे N फैक्टर इज इक्वल टू 1, तो इक्विवेलेंट मास से 1 से डिवाइड करो, तब जाके उसका इक्विवेलेंट मास मिलेगा।
H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड में रिएक्शन जब होता है तब H2C2O4 इज कन्वर्ट इनटू CO2। अब इसमें टोटल कार्बन 2 है तो टोटल चार्ज अभी मैं लिख देता हूँ, बाद में जब भी पॉइंट आएंगे एमसीक्यू के तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो A3 इंटू 2 चार्ज 3 है, 2 मॉलिक्यूल्स है तो टोटल चार्ज उसका 6 होता है। और CO2 में तो आपको समझ में आ जाता है ऑक्सीजन का -2 है तो ये +2 और ये 2 मॉलिक्यूल्स इसमें से बन रहे तो 8। हमें इसका एक मॉलिक्यूल्स देखना है, इसका नहीं देखना है, इसका इसमें से कितना बन रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन तो 2, तो n इज इक्वल टू 2 मतलब ऑक्जेलिक एसिड के मोलिकुलर मास इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास 90 है डिवाइडेड बाय 2 तो इक्विवेलेंट मास 45 ग्राम है। 45 ग्राम इज इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। देखो अब इसके ऊपर से नॉर्मलिटी आते हैं, नॉर्मलिटी के फॉर्मूला है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अटैच कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में उसको ले लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम n से बता रहे, नॉर्मलिटी which is denoted by n। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 1000 इंटू W अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू VML। मतलब ये क्या हुआ, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अथवा तो इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अथवा तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर, 1000 लिया है, सो प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इट्स कॉल्ड नॉर्मलिटी, इसको हम नॉर्मलिटी बोलेंगे। तो यार W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, equivalent mass of solute VML is a volume of solution, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तब जाके आपको नॉर्मलिटी मिल जाएगी। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया कि भाई 6n तो इसका मीनिंग ये होता है कि 6 नॉर्मल सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन 6n लिखा, इसका मतलब 6 नॉर्मल सॉल्यूशन। जैसा हमने मोलारिटी में आगे लिखा था कि भाई सेमी मोलर सॉल्यूशन, ऐसा सेमी नॉर्मल हो सकता है, तो ऐसे मोलारिटी और नॉर्मलिटी में सिमिलरिटी हो सकती है।